तो हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 30 डॉट नेट कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहले भी हम पार्ट 1 देख चुके हैं, इसके सारे 15 क्वेश्चंस देख चुके थे, 15 क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें हमारे बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस थे जो ज़्यादा तो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अभी ये एडवांस क्वेश्चन है जो 15 क्वेश्चन है, आप इसको होकर भी हम एक क्वेश्चन अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा समझाने में भी डिफिकल्ट रहता है सामने वाले को इंटरव्यू को, और वो हमेशा कोडिंग के थ्रू ही आपको समझाने को बोलते हैं। तो वैसे ही टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। और ये जो 15 क्वेश्चंस है वो ज़्यादातर इसका जो इंटरव्यू रहता है वो एक्सपीरियंस लेवल तक होता है। और जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज़ है उनके लिए होता है, क्योंकि जो डीप में नॉलेज रहते हैं उनको ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपको कितना पता है सी शार्प और डिज़ाइन पैटर्न्स और उन सारे जो जिसके साथ हम कोडिंग हमेशा हमारे डेली लाइफ्स में करते हैं। तो आप एक्चुअली उसमें किया है कि नहीं किया है, ये सारे क्वेश्चन से आप वो पता लगा लेते हैं। ठीक है? तो इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं या आगे भी लाने वाला हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है? ये जो कुछ कर रहा हूँ दोस्तों, मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो टाइम नहीं मिलता, बट मैं आपके लिए बनाता हूँ वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे आगे भी। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक पार्ट 2 और टॉप 30 डॉट नेट कोडिंग इंटर क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये रही हमारी क्वेश्चंस की लिस्ट जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो और खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको ये पूरा वीडियो देखना भी है, और मैं तो बोलूँगा देखो, ताकि आपको कुछ एडवांटेज और कुछ फ़ायदा हो सके, ताकि आपको इंटरव्यू में अच्छे से आप बोल सको या प्रिपेयर कर सको खुद के लिए जो इंटरव्यूज़ है। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के रिलेटेड आपको जानना है तो पहले इंटरफ़ेस का आपको पता होना चाहिए कि इंटरफ़ेस क्या है। तो यहाँ पे जो इंटरफ़ेस की डेफिनिशन दी है तो मैं आपको बताता हूँ। द इंटरफ़ेस इन C# is fully unimplemented class used for declaring a set of operations method of an object. So we can define an interface as a pure abstract class which allow us to define only abstract methods. The abstract methods means a method without a body or implementation. It is used to achieve multiple inheritance which class can't achieve. It is used to achieve full abstraction because it can't have a body method body. ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन ये फुल एब्स्ट्रैक्शन है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन में हमारी कॉन्क्रीट मेथड्स भी होती है, मतलब उसमें मेथड विद डेफिनिशन भी होती है या मेथड विद बॉडी भी होती है। बट इंटरफ़ेस में सिर्फ़ डिफाइन होता है। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि इंटरफ़ेस हमने डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, तो उसमें वाइड सेंड मैसेज करके लिखा हुआ है। ना पब्लिक लगाया, ना प्राइवेट लगाया, ना कुछ डिफाइन किया है, ना कुछ ऐसे बॉडी रहती है, मेथड को ऐसे बॉडी भी नहीं दिख रही है आपको सेंड मैसेज में। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सिर्फ़ डिफाइन किया है, ना बॉडी है, ना कुछ है। तो ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट। इसमें ऐसी मेथड भी नहीं बनी, उसके साथ मेथड के साथ बॉडी है, ऐसे मेथड भी नहीं उसमें। तो हम बोलेंगे फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है? तो ये हो गया हमारा इंटरफ़ेस। तो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? तो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम में ही पता चल रहा है कि डिपेंडेंसी कुछ भी हो, समझ लो हमें बाहर का कुछ डिपेंडेंट है और हम वो कॉल कर रहे हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। समझ लो हमारे पास एक गैरेज है और हम गैरेज में कुछ बाइक्स या कार्स हम रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी हमारा मटेरियल हम बाहर से मंगा रहे हैं। तो हमारी ज़रूरत क्या है कि वो मटेरियल्स हमको चाहिए, क्योंकि हम खुद नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंसी हो गई, और वो डिपेंडेंसी हम इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे गैरेज में, क्योंकि हमें ज़रूरत है उस डिपेंडेंसी की। ठीक है? तो हमारा हो गया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे एक स्मॉल एग्ज़ाम्पल दिया है कि आपके पास सिनेरियो समझ लो, हमारे पास कार क्लास है और हमारी क्लास कार के पास एक कार क्लास को एक इंजन क्लास की नीड है। वो हो गया हमारी एक क्लास जो हमें मतलब हमारे कार को ज़रूरत है, वो हमारे को एक इंजन, क्योंकि हर कार के पास एक इंजन रहता है, तो हर कंपनी के हिसाब से अलग-अलग इंजन भी होगा। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करता है, कार क्लास में वो जो इंजन क्लास है वो इंजेक्ट करने का काम करता है। ठीक है? हाँ, हम ऐसे फ्यूचर में अगर मॉडिफाई भी करें, अगर अलग टाइप का इंजन भी लेके आते हैं, तो हमें ऐड करना बहुत सिंपल हो जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। तो ये कैसे होता है, कोडिंग पर्सपेक्टिव भी अच्छा रहता है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो यहाँ पे आप कोड देख सकते हो, आपको बोल सकते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप बनाओ कौन-सा भी सिंपल एग्ज़ाम्पल। तो ये सिर्फ़ एक सिंपल एग्ज़ाम्पल है, हमने एक नोटिफ़िकेशन के लिए हमें एक बनाया गया है। तो यहाँ पे मैसेज सर्विस बनाया इंटरफ़ेस का, वो उसमें सेंड मैसेज करके हमने मेथड बनाया जो डिफाइन है बस, और हमने इम्प्लीमेंट किया इंटरफ़ेस। देखो हमने डिक्लेयर किया ऊपर, हमने डिफाइन किया, तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। तो हमने कोलन लगा के आई मैसेज सर्विस करके हमने वो इम्प्लीमेंट किया नीचे। तो इम्प्लीमेंट क्या किया, हम जो इनपुट ले रहे हैं मैसेज,
ठीक है, वही मैसेज हमको प्रिंट करना है, तो हमने कंसोल डॉट राइट लाइन ईमेल सेंड विद मैसेज कर दिया। ठीक है, हो गया इम्प्लीमेंट। ठीक है, दोस्तों हम ज़्यादा फास्ट करने का ट्राई करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहते। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक क्लास बनाया है नोटिफिकेशन मैनेजर करके। ठीक है, तो उसमें हमने जो इंटरफेस बनाया था उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बना लिया, उसका जो ये बना है, और वो हमने कॉल किया है एक कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर हम ऐसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी और मेथड इंजेक्शन, ये 3 टाइप के जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ही टाइप है कंस्ट्रक्टर वाला। तो मोस्टली हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉल करने के लिए। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर यूज किया, कंस्ट्रक्टर में हमने वो डिपेंडेंसी कॉल की, और हमने एक जो ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर, जो हमने एक डिक्लेरेशन किया था, उसमें ही हमने वो असाइन करके दिया ताकि हम करंट क्लास में हम इजीली वो यूज कर सके। ठीक है, तो हमने सेंड मैसेज कर दिया। देखो नोटिफाई करना है तो नोटिफाई का एक मेथड बनाया था, और उसमें ही हमने वो मैसेज सर्विस का जो हमने अवेलेबल बनाया था रीड ओनली वाला, तो उसमें ही हमने वो सेंड मैसेज का कॉल किया, क्योंकि हमने सेंड मैसेज क्रिएट क्या किया है, हमने वो क्रिएट किया सेंड मैसेज, हमने इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है उधर। ठीक है, तो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमेशा समझ लेना कि हमने जो रजिस्ट्रेशन जो करनी है, हमने प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है। यहाँ पे मल्टीपल कलेक्शन जो हम सर्विस का कलेक्शन बनाते हैं, हम मल्टीपल कलेक्शन गैदर करते हैं और उसको हम रजिस्टर करते हैं हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो ये हमारा गया प्रोग्राम डॉट सी एस, और हमने इंस्टेंस यूज किए ट्रांजिएंट, एड ट्रांजिएंट। तो आपने पता होगा कि हमारे इंस्टेंस 3 टाइप के होते हैं, सिंगलटन, स्कोप एंड ट्रांजिएंट। तो इसमें ट्रांजिएंट यूज किया है क्योंकि उनको चाहिए अलग अलग ऑब्जेक्ट हर रिक्वेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से वो उन्होंने डिपेंडेंसी यहाँ पे रजिस्टर किया है एट ट्रांजिट नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्डर सर्विस बिल्ड करने के लिए और नोटिफाई करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टेप वाइज आपको याद रखना है कि हम कैसे हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमें तो इंटरफेस बनाना है, फिर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है। इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के बाद हमें क्लास की जरूरत है जहाँ पे वो हम सर्विस यूज कर सके। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा नोटिफिकेशन मैनेजर को क्या है कि उसको जरूरत है सेंड मैसेज की, तो उसने कॉल किया इंटरफेस के थ्रू। बट हमारे पास ऑलरेडी, हमको याद रखना है कि 3 चीजों में आप भूल जाते हो कि आपको रजिस्टर भी करना रहता है इंटरफेस। तो आपको रजिस्टर कहाँ करोगे, हमें प्रोग्राम डॉट सी एस में रजिस्टर करोगे। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है कस्टमर क्लास, ये कंज्यूमर क्लास है, ये कंज्यूम करता है, और हमारे सर्विस हो गया हमारे इंटरफेस, और हम उसको हम रजिस्टर कर रहे हैं किसके थ्रू, प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैन इंप्लीमेंट थ्रू द कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी और मेथड इंजेक्टर, 3 टाइप में हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। हमारे पास सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही नहीं है इंजेक्ट करने के लिए, तो हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रॉपर्टी थ्रू और मेथड थ्रू भी हम इंजेक्ट कर सकते हैं, बट पॉपुलर जो है कंस्ट्रक्टर है। Construction is the most popular approach, provide dependencies through the class constructor property and method injection allow the injection dependency through the public property setter methods and respectively। ठीक है, तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझ में आया होगा। तो इसके क्रॉस क्वेश्चन भी आपको सब पढ़ के जाने हैं और प्रिपेयर करना है कि इसके रिलेटेड कुछ कितना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है इसका। ठीक है, तो प्लीज वेल प्रिपेयर करना। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। और हमारा नेक्स्ट कोड है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या है कि हमारा एक ही एक इंस्टेंस देता है ओवरऑल एप्लीकेशन में। तो सिंगल इंस्टेंस इंश्योर ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो आपको इतना ही उसका डेफिनेशन याद रखना है, कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं। तो आपको कोड रिलेटेड पूछेगा तो आपके पास कोड भी होना चाहिए, आपको एटलीस्ट इसका कोड आपको लिखना आना चाहिए। बट आपको वो एक लॉजिकली आपको याद रखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है इस कोड की, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि सब मतलब 6 में से 5 इंटरव्यूअर हमेशा आपको सिंगलटन का कोड राइट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ये हमेशा आपके डिजाइन पैटर्न की बात आएगी कि आपने कौन से डिजाइन पैटर्न पे काम किया है, तो आपको हमेशा सिंगलटन के रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिंगलटन है, तो यहाँ पे हमारा क्लास क्रिएट किया हमने सिंगलटन का। ठीक है, तो हमारा एक इंस्टेंस यूज करेगा हमारे ओवरऑल एप्लीकेशन में, तो उसके हिसाब से हमें कोड बनाना है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि हमारे पास स्टैटिक कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं, तो वो स्टैटिक कीवर्ड भी हमारा एक इंस्टेंस प्रोवाइड करता है ओवरऑल एप्लीकेशन में। तो सिंगलटन में और स्टैटिक में क्या डिफरेंस है, तो स्टैटिक क्लास में और सिंगलटन में, तो आपको वो भी डिफरेंस पढ़ के जाना है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन में बोलते जाऊंगा, अगर मुझे याद आता है तो आपको भी क्लास क्रॉस क्वेश्चन देखने हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सिंगलटन का क्लास क्रिएट किया है, और यहाँ पे स्टैटिक सिंगलटन इंस्टेंस क्या है, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। तो स्टैटिक क्या करेगा, हमारा सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करने का काम हमारा स्टैटिक कीवर्ड यूज करेगा। तो स्टैटिक में हम जो सिंगल इंस्टेंस हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो यही इंस्टेंस हम एप्लीकेशन में यूज करेंगे कॉल करने के लिए। ठीक है, तो देखो अभी सिंगल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लुक ऑब्जेक्ट थ्रेड सेफ्टी, देखो ये जो ऑब्जेक्ट लॉक बना है ना, तो ये जब मल्टी थ्रेडिंग जब यूज होती है ना, समझ लो अभी हमने तो एक बार कॉल किया तो हम ही यूज करें एप्लीकेशन, बट समझ लो एक और यूजर है और मल्टीपल यूजर्स है जो एक टाइम पे ही वो एप्लीकेशन को हिट मार रहे हैं, तो मल्टी थ्रेडेड होगी ना। तो
कभी-कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन का जो फंक्शनैलिटी है फुल प्रोसेस नहीं होता, हाफ में ही कट हो जाता है, मतलब 50% ही प्रोसेस होता है और वो 50% ही प्रोसेस होता है और दूसरे का रिक्वेस्ट आ जाता है। दूसरे का भी रिक्वेस्ट, वो जो पहले वाले का जो रिक्वेस्ट अभी भी प्रोसेस में है और सेकंड रिक्वेस्ट आ जाती है, वो भी प्रोसेस में आ जाती है, तो जो प्रॉपर से आउटपुट नहीं दे पाता कोड, ठीक है? तो ये लॉग क्या करता है, ये रुका के रखता है दूसरे वाले रिक्वेस्ट को। जब पहले वाला रिक्वेस्ट जब कंप्लीट होता है ना, तभी सेकंड वाला रिक्वेस्ट हमारा गो थ्रू होता है, ठीक है? तो ये हमारा लॉग उसके लिए यूज़ होता है। तो थ्रेड सब के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी यूज़ किया है, प्राइवेट सिंगलटन, ठीक है? तो आपको पता होगा कि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ये हमारा इंश्योर करेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन ना हो पाए, हमारे क्लास के आउटसाइड हमारे जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन ना हो पाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो यूजुअली एक्सेस भी और मॉडिफाई भी कर पाएँगे कोड को, तो हमें वो नहीं करवाना है। हमें सिर्फ़ जो आउटपुट चाहिए, वो जो वही एक इंस्टेंट चाहिए, वही इंस्टेंट ओवरऑल एप्लीकेशन में देना है। तो हमारा क्लास का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है? तो हमें इंस्टेंस थ्रू ही उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है? ना ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनेगा, कुछ ना बनेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इंस्टेंस बनाया है सिंगलटन इंस्टेंस के लिए, तो यही इंस्टेंस हम कॉल करेंगे बाहर से, ठीक है? तो यहाँ पे पहले तो इंस्टेंस चेक करेंगे कि नल है कि नहीं है, ठीक है? अगर नल है, तो उसके अंदर जाएँगे, उसके अंदर जाते ही नल है तो इंस्टेंस क्रिएट करके हमें आउटपुट देगा सिंगलटन, ठीक है? तो यहाँ पे इंस्टेंस नल चेक करने का क्या रीज़न है? मैंने बोला कि मल्टी थ्रेडर होगा तो क्या होगा? देखो, पहले वाला यूज़र आया उसको तो रिस्पॉन्स मिल गया, सेकंड वाला यूज़र आएगा और थर्ड वाला, फोर्थ वाला एट अ टाइम ना आ जाएगा, तो क्या करेगा कि जो हमारा तो इंस्टेंस पहले से ही हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है ना, तो वही सेट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट पहले यूज़र ने दिया है वही ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। बट हमें चेक करना है कि वो इंस्टेंस जो नल नल ना जाए, अगर नल मिलता है यूज़र को तो वही तो एरर आ जाएगा ना, हमें तो रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ चाहिए इंस्टेंस के, ठीक है? तो ये चेक करने का काम हमारा ये लॉग और इंस्टेंस करता है, ठीक है? तो ये आपको पूछा जाएगा कि हम थ्रेड शिप कैसे करते हैं सिंगलटन में, ठीक है? और मल्टीपल यूज़र हिट मारेंगे तो तब क्या करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के रखना है और ऐसे ही कोड आपको जो इंटरव्यूअर है वो पूछेगा वैसे ही आपको आंसर देना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सिंगलटन का कैसे यूज़ किया है, सिंगलटन का हम डायरेक्टली उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्ट सिंगलटन का ऑब्जेक्ट लाइक सिंगलटन S1 इक्वल टू न्यू सिंगलटन ऐसे क्रिएट करके नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैटिक या जो इंस्टेंस बना हुआ है लाइक देखो यहाँ पे सिंगलटन इंस्टेंस बना हुआ है स्टैटिक, जो डायरेक्टली एसएसबी होगा, तो उससे हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे ही हम S2 भी कर सकते हैं, तो क्या करेगा, ये दोनों जो हम कॉल करें सिंगलटन, वो एक ही रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? तो आपको ये जानना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है लाइक अ सिंगल इंस्टेंस इंश्योर ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड थ्रू आउट द एप्लीकेशन, global access point, the inject instance is usually accessed via static property like singleton dot instance, ठीक है? और ठीक है? और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इज मेड प्राइवेट टू प्रिवेंट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, ठीक है? और स्टैटिक मेमोरी पॉइंट क्या है, और स्टैटिक मेमोरी पॉइंट लाइक अ सिंगलटन स्टेज इन मेमोरी फॉर अ लॉक लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, मेमोरी में रहते सिंगलटन जब तक उसको रिलीज ना किया जाए, ठीक है? और अवॉइड करना कि ओवर यूज ना करें हम सिंगलटन, ठीक है? और मेक यूनिट टेस्टिंग इज डिफिकल्ट करता है, इंक्रीजिंग कम्पलिंग एंड हाई डिपेंडेंसीज, ये सारे जो डिसएडवांटेज है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए, और कॉमन यूज़ क्या रहेंगे, तो कॉमन यूज़ आपको बचेंगे, बोलेंगे कि सिंगलटन का कॉमन यूज़ क्या है, तो कॉमन यूज़ हमारे लॉगिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, कैचिंग और डेटाबेस कनेक्टिंग पूल, सर्विस लोकेटेड, ये सारे उसके यूजेस है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डेलीगेट्स क्या है, ठीक है? तो डेलीगेट्स आप प्रिपली आप बता सकते हो कि डेलीगेट इज अ पॉइंटर टू फंक्शन, तो मैंने डेफिनेशन दिया नहीं, बट आप लिख सकते हो कि डेलीगेट इज अ पॉइंटर टू फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो मेथड्स को पॉइंट करता है, ठीक है? हम उसको मेथड हम फंक्शंस में हम पास करते हैं, जैसे आर्गुमेंट पास करते हैं ना, वैसे ही हम मेथड पास करते हैं। तो ये हमेशा एक कॉल बैक्स के लिए और इवेंट्स के लिए कॉल होता है, इवेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। बट हम देख सकते हैं कि उसका जो डेलीगेट्स का जो एग्जांपल भी आपको पूछते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि डेलीगेट्स का सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स और कोड भी आपको आना चाहिए, बट ज़्यादातर कोड नहीं पूछा जाता। बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूज़ होता है डेलीगेट और कैसे यूज़ होता है, ठीक है? तो इन जवाब डेलीगेट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स अ मेथड, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? C# delegate allow you to treat a method as a value, assigning the method to variable, passing it to other method as a parameter, adding it to a collection, and so on. It's let you store the differences to method in variable. You can pass the method as a parameter, call them later, and even combine multiple methods.
तो देखो आप ऐसे तो हम मल्टीपल मेथड्स हम डायरेक्टली कंबाइन कर सकते हैं डेलीगेट में सिंगल जो सिंटैक्स यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीगेट है, सिंगल कास्ट, मल्टी क्लास, जनरिक डेलीगेट। तो इनके सारे आपको सर्च कर लेना है कि ये क्या है सारे। सिंगल कास्ट क्या है, मल्टी कास्ट क्या है, जनरिक डेलीगेट क्या है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेनी है कि इवेंट क्या है, इवेंट और ब्रॉडकास्टिंग क्या है। तो ये रिलेटेड जो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डेलीगेट का सिंटैक्स देखो। तो डेलीगेट और रिटर्न टाइप और डेलीगेट नेम और पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, तो इतना ही सिंपल सिंटैक्स है जो आपको याद रखना है, और आपको प्रैक्टिस भी कर लेनी है इसकी सिंटैक्स की, ताकि आपको कोड लिखे तो आपको एटलीस्ट सिंटैक्स भी आ जाए तो वो काफी रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेलीगेट इंट ऑपरेशन, इंट ए और इंट बी डिफाइन किया है डेलीगेट। तो हमें रिटर्न में क्या चाहिए, इंट चाहिए। ठीक है, और हमने पैरामीटर, दो पैरामीटर लिए। तो ऐसे ही हमें सारे मेथड्स बनाने हैं क्लास के अंदर, जिसका जो रिटर्न टाइप होगा इंट होगा और पैरामीटर्स दो होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्लास के अंदर बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे ऐड मेथड और सब्सट्रैक्ट मेथड बनाए हैं। तो उसका रिटर्न टाइप भी इंट ही है, और दो पैरामीटर पास कर रहे हैं दोनों मेथड। ठीक है, और जो रिटर्न हो रहा है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, वो भी इंट रिटर्न कर रहा है। तो देखो यहाँ पे कॉल करते समय हमने कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने जो इंस्टेंस बनाया डेलीगेट का इंस्टेंस बनाया। तो देखो हम क्लास कैलकुलेटर क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं क्योंकि हमें जो मेथड्स उसके अंदर बने हुए हैं उसको भी कॉल करना है। ठीक है, तो पहले तो हमने डेलीगेट कॉल किया, डेलीगेट का इंस्टेंस क्रिएट किया, और डेलीगेट की इंस्टेंस के अंदर जो मेथड्स हमने क्रिएट किए कैलकुलेटर क्लास के अंदर, वो हमने पास किए डेलीगेट के अंदर। समझ रहे हो, जो डेलीगेट का इंस्टेंस है, जो कैलकुलेटर जो मेथड्स कैलकुलेटर्स के अंदर जो मेथड्स हमने क्रिएट किए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पास कर रहे हैं किसके अंदर, ऑपरेशनल की इंस्टेंस के अंदर। जो ऑपरेशन इंस्टेंस है वो किसका है, डेलीगेटर का है। तो समझ लो कि हमने क्या किया, सिंपल मेथड किया है क्रिएट, और उसके जो रिटर्न टाइप है और पैरामीटर हमने सेम क्रिएट किया और डायरेक्टली हमने पास किया वो डेलीगेट के अंदर। इससे हमारा फायदा ये होता है कि हमें जो मल्टीपल मेथड्स है उनको अलग अलग कॉल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, और डायरेक्टली हम पास करेंगे किसको, हम पास करेंगे ऑपरेटर को, मतलब डेलीगेट को। ठीक है, तो ऐसे ही हम डेलीगेट का जो इंस्टेंस जो बना है उससे हम जो हमारे वैल्यूज हम उसमें डायरेक्टली पास करेंगे। तो आपको इसका एडवांटेज समझ में आया होगा कि हमें जैसे कि हम अलग से इंस्टेंस बनाते हैं हर जैसे कि कैल्सी बनाया हमने, कैल्सी डॉट ऐड करके हमने भी उसमें पैरामीटर भेजने होते हैं और सारा कुछ भेजना होता है। अगर हमने कुछ अलग मेथड मल्टीप्लिकेशन का ऐड किया हमने उसमें और एक मेथड ऐड किया, मल्टीपल मेथड्स ऐड किए, तो हम डायरेक्टली वो ऑपरेशंस का इंस्टेंस बनाएंगे और डायरेक्टली उसमें वो मेथड कॉल कर देंगे, और नीचे हम डायरेक्टली यहाँ पे जैसे कि 10 और 5 यहाँ पे कॉल किया वैसे ही हम नीचे कॉल कर देंगे। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि नॉर्मल मेथड्स में और डेलीगेट मेथड्स में क्या डिफरेंस है, और मतलब डेलीगेट मेथड्स में क्या डिफरेंस है। तो चलो देख सकते हैं हम अगले चल के हम जेनरिक मेथड्स क्या है। Generic methods allow you to write a single method that can work with any data type without duplication of code। तो जेनरिक मेथड हमारा क्या आपको रेफर करके देता है कि आपका कौन सा भी इनपुट डेटा टाइप हो, आपका कौन सा भी डेटा हो जो जेनरिक मतलब चाहे इंट हो या चाहे स्ट्रिंग हो या चाहे बुलियन हो, तो कौन सा भी डेटा टाइप हो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वो जेनरिक है। जेनरिक मेथड टू स्वैप टू नंबर, यहाँ पे स्वैपिंग का कोड लिखा हुआ है कि हम एक जेनरिक मेथड यूज किया हमने स्वैप का, वहाँ पे टी ए करके दिया है। ठीक है, मेंशन करके। तो यहाँ पे रेफरेंस और रेफरेंस डिक्लेयर करके दिया। आपको पता होगा कि रेफरेंस क्या होता है और रेफ और आउट क्या होता है। ठीक है, तो आगे भी मैंने इसमें ही लेने वाला हूँ मैं रेफ और आउट के रिलेटेड। तो रेप को हमेशा डिक्लेयर करना रहता है बिफोर कॉल। ठीक है, और आउट को क्या करना पड़ता है, आउट को हम डिक्लेयर ना करें तब भी चलेगा एट अ टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, बट रेफरेंस को हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो इंट एक्स और वाई को इनिशियलाइज किया हुआ है, S1 S2 को इनिशियलाइज किया है। तो यहाँ पे एक में तो हम इंट भेज रहे हैं और दूसरे में हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेथड है स्वैप वो जनरिक है, तो वो कौन सा भी इनपुट ले लेगा दो टाइप का और उसको स्वैप कर देगा, चाहे इंट हो या चाहे बुलियन हो, उसको दोनों को स्वैप कर देगा। वो देखेगा नहीं कि डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हमारा जेनरिक मेथड। तो ये हमेशा यूज होता है ताकि हम डुप्लीकेशन ऑफ कोड अवॉइड कर सके, क्योंकि सेक जैसे मेथड हम अलग अलग बना रहे हैं तो उसको अलग अलग कॉल करना पड़ेगा और अलग अलग इनपुट टाइप देने पड़ेंगे। बट जेनरिक मेथड क्रिएट करते हैं तो कौन सा भी इनपुट हो, स्ट्रिंग हो या इंट हो या बुलियन हो या कौन सा भी हो, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इंट और एक्स और 5 और 10 भेजा, हाँ 5 10 को स्वैप किया हमने। वैसे ही हेलो वर्ड भेजा, यहाँ पे स्ट्रिंग में देख सकते हो आप, उसको भी आउटपुट दे दिया उसने वर्ड हेलो करके। तो ये स्वैपिंग हो चुकी है। ठीक है, तो आपको सिंटैक्स याद रखना है। सिंटैक्स याद रखो तो आपको आसानी होगी। तो आपको बोलेंगे जेनरिक मेथड बना के दो, कैसे बना के दो, आपको स्वैपिंग भी बोलेंगे, आपको एडिशन की बनेंगे, सिर्फ आपको सिंटैक्स याद रखना है। आपको कॉल कैसे करना है वो याद रखना है बस। ठीक है, चलो।
तो एक्सप्लेन आइनुमरेबल एंड आइक्यूरेबल विद कोड एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। आइनुमरेबल आइक्यूरेबल क्या रहता है? तो देखो ये जो दोनों जो दोनों हमारे जो फंक्शंस है, जो आइनुमरेबल एंड आइक्यूरेबल्स, ये हमारे डेटा मैनिपुलेशंस के लिए यूज होता है लिंक्यू में। और जो डेटाबेस कलेक्शन, जो मल्टीपल कलेक्शन जो रहते हैं, तो उसके साथ डेटाबेस के साथ और उसके रिलेटेड काम करने के लिए हमें ये काम होता है, क्योंकि उनको मॉडिफाई करके और कुछ भी डेटा हम रिसीव करते हैं हमारे डेटाबेस से या कलेक्शन से, तो उसको मॉडिफाई करके कुछ नया आउटपुट लाना है या कुछ फिल्टर करना है, कुछ भी करना हो, तो हम ये दोनों आइनुमरेबल और आइक्यूरेबल हम यूज करेंगे। बट दोनों में एक डिफरेंस है। दोनों तो सेम आपको लगेंगे कि दोनों सेम वर्क करते हैं, बट उनका स्मॉल डिफरेंस है जो आपको आना चाहिए। एक ही डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो आपको इंटरव्यू वही एक्सपेक्ट करेगा कि आपको वो आंसर पता हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाला देख सकते हो डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट वाले डिफरेंस में एक क्लाइंट है और एक डेटाबेस है। तो क्लाइंट एप्लीकेशन के साथ आई न्यूमरेबल सेट कर रहा है और रिटर्न ऑल रिकॉर्ड कर रहा है, तो कुछ नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे जो इन्यूमरेबल होता है ना, तो वो फ़िल्टर करता है, इन मेमोरी में फ़िल्टर करता है। मतलब डेटा मिलने के बाद जो सारा रिकॉर्ड आता है, आपको समझ लो एज फ़िल्टर करनी है आपको, जो 20 के आगे है, उनकी सारी डेटा आपको चाहिए। तो ये फ़िल्टर तो लगाएगा, बट फ़िल्टर लगाएगा इन मेमोरी में, मतलब जो सारे, मतलब 25, 26, 30 सारे जो भी हो या 25 के नीचे हो, तो वो सारे रिकॉर्ड आ जाएँगे। फिर वो इन मेमोरी फ़िल्टर लगाएगा, मतलब कोड में फ़िल्टर लगाएगा इन मेमोरी, और तब हमें वो 25 के ऊपर वाले रिकॉर्ड देंगे। ठीक है? तो iQueryable क्या करता है, हाइकोरिकल फेच करता है डेटाबेस को, और डेटाबेस में ही फिल्टर होके आते हैं। मतलब जो 25 के आगे जो रिकॉर्ड है, वही रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, ना 25 के कम वाले रिकॉर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है आइन्यूमरेबल और आइक्यूरेबल का। तो आइन्यूमरेबल आपको इन मेमोरी वाला कलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमें शायद हमें इवन वाले नंबर चाहिए, जो 2 और 4 वो सारे नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास वो सारे नंबर आ गए यहाँ पे। ठीक है। बट आपको जो आइन्यूमरेबल क्या करेगा कि वो आपसे फिल्टर आउट करेगा, इन मेमोरी में फिल्टर करेगा। जैसे कि iQueryable हमारे डायरेक्टली डेटाबेस से ही रिटर्न कर देगा सारे के सारे रिकॉर्ड। ठीक है। जो एचआर रिलेटेड है वो डायरेक्टली फिल्टर आउट करके दे देगा। ठीक है। बट आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे जो नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5, बट आपको फिल्टर करना पड़ेगा इन मेमोरी में। तो इन मेमोरी में हमें फिल्टर करके मिला है। ठीक है। तो iQueryable builds a SQL query and send it to database and only matching rows are fetched and matching records से वही पेज करेंगे। तो एक ही डिफरेंस है और एक ही याद रखना है आपने को, और डिफरेंस पता होने चाहिए। तो आप देख सकते हो कि वो अलग अलग नेम्स यूज करते हैं, तो वो भी एक डिफरेंस आ जाएगा उसमें। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था रेफ और आउट कीवर्ड का, आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है बोलूंगा। तो ref and out keyword in C# are used to passing the argument to method as a reference type. ठीक है। By default argument are passing method by value by using the ref and out keyword in C#। तो हम हमेशा ये आर्गुमेंट में यूज करेंगे, जो मेथड से हम पास करते हैं तो उसमें ही हम वो कीवर्ड यूज करेंगे। बट उससे आपको पहले याद रखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तो सेम यूज आपको लगेंगे, दोनों सेम यूज कर रहे हैं, बट उसका इनिशियलाइजेशन का अलग होता है और उसका यूजेज भी अलग होता है, कि उसको यूज कब करना है ये भी अलग होता है। तो आपको ये बताएंगे कि उसको यूज कब करते हैं और उसको इनिशियलाइज कब करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया कि मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर द कॉल। तो देखो बिफोर द कॉल करने से पहले आपको रेफ को इनिशियलाइज करना होता है, वो आउट को इनिशियलाइज नहीं किया तब भी चलेगा। मतलब जैसे कि रेफरेंस को अगर हम इनिशियलाइज कर रहे हो और क्रिएट कर रहे हो उसका वेबजेक्ट, कुछ भी हम वेरिएबल क्रिएट करें तो उसको इनिशियलाइज करना इंपॉर्टेंट है, जीरो या कुछ भी असाइन कर सकते हो। बट आउट को अगर इनिशियलाइज नहीं किया तब भी चलेगा। हम जब मेथड में पास करें तो मेथड के टाइम पे हम क्रिएट कर सकते हैं या मेथड में हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और मस्ट बी असाइन इनसाइड मेथड, नॉट रिक्वायर एंड रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे मेथड में हम इनिशियलाइज करेंगे आउट कीवर्ड को, तभी हमारा आउट कीवर्ड हमें रिटर्न में देगा। और आउट कीवर्ड को हमें जब हम उसको क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे इनिशियलाइज किया नहीं तब भी चलेगा। तो ये दोनों डिफरेंस है, आपको याद रखना है। तो ये स्मॉल कोड है आउट कीवर्ड का। तो यहाँ पे इंट का भी आप उसमें रिवर्स में आप पकड़ के चल सकते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे चार जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करके दिया है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ इनिशियलाइज किया नहीं है उन्होंने, ना कुछ एडिशन को जीरो दिया है, ना मल्टीप्लिकेशन वाले को जीरो दिया है, ना कुछ 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 नहीं दिया। ठीक है। तो देखो रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज करने की ये इंपॉर्टेंस है ताकि आप को मल्टीपल आउटपुट मिल सके। ठीक है। अगर आप कोई मेथड्स को अगर कुछ कॉल करे तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल मेथड, क्योंकि हमें वो एक ही रेस्पॉन्स मिले। अगर हम एडिशन करें तो एडिशन वाली मेथड कॉल करेंगे और एडिशन वाला 1 + 2 करके 3 का रिप्लाई देगा, और ऐसे ही माइनस करेंगे तो वैसे माइनस का रिप्लाई करेगा। बट हमारा रेफ एंड आउट कीवर्ड तब यूज करते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मल्टीपल आउटपुट्स हमें मेथड से चाहिए, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, कुछ भी हो। ऐसे मल्टीपल आउटपुट चाहिए हमें, मल्टीपल मेथड्स का आउटपुट चाहिए एक ही मेथड से, तो हम वो रेफ एंड आउट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने 2 पैरामीटर्स भेजे कि यहाँ पे 200 और 100, जो भी हमें कैलकुलेशन चाहिए दोनों डिजिट से चाहिए, और हमने आउट कीवर्ड लगा के वो सारे जो इनिशियलाइज किए थे वेरिएबल्स वो हमने भेज दिए। तो देखो यहाँ पे आउट कीवर्ड को इनिशियलाइज करना भी जरूरी है। ठीक है। तो आप इनिशियलाइज कर सकते हो यहाँ पे, और मतलब जब मेथड में भेज रहे हो। ठीक है।
तो उस टाइप आप इनिशियलाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। और देखो यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, कंसोल राइट करके हमने यहाँ पे सारे जो एडिशन मल्टीप्लाई डिवीजन सब्सट्रैक्शन जो भी है हमने कंसोल राइट किया है। तो यहाँ पे हमने मैथ कॉल किया है, तो यहाँ पे देखो मैथ कॉल किया हमने, मैथ में हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, और उसने जो आउट में ने ये सारे जो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं यहाँ से मिल रहे हैं। तो देखो ये क्या कर रहा है, हमारा आउट क्या कर रहा है कि हमारा आउट जो भी हमारा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारा आउटपुट मिल रहा है, मल्टीपल आउटपुट मिल रहे हैं, या एडिशन हो या मल्टीपल हो, कुछ भी आउटपुट मिल रहा है वो हमारा आउट लेके हमारा जो भी हमने जो मेन मेथड में लिखा है उसमें दे देगा, ठीक है। तो रैप भी सेम वैसा ही करता है, बट दोनों का डिफरेंस ये है कि जो भी हमारी वैल्यू जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, जब हमने समझ लो रैप ने हमने 10 इनिशियलाइज किया और हमने पास किया मेथड में, तो वो हमने 10 प्लस और मेथड था 10 प्लस बी और 10 प्लस 6 जो भी हम जो हमारी इनिशियलाइज वैल्यू के साथ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो हम तब हम रेफ यूज करेंगे। बट आउट कब यूज करेंगे, जब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ इनपुट ना दे रहे हम और सिर्फ हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम फंक्शन से, कुछ इनपुट भेज ही नहीं रहे, बट रैप में हम इनिशियलाइज करके भेजते हैं। तो इनिशियलाइज करते हुए जो हम उसमें ही मॉडिफाई करके हम आउटपुट जाना जाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास 10 है और हमने 10 भेजा, और 10 प्लस 5 10 प्लस 6 ऐसा कुछ देके हम जो भी आउटपुट है हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने ऐड में 10 भेजा, तो 10 इक्वल टू समझ लो 200 प्लस 100, तो 300 आ जाएगा। तो 300 हम ऐड में भेज देंगे। तो ऐसा हम समझ लो कि जो भी हमारा एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन में जो भी हम इनिशियलाइज करें तो उसको ही मॉडिफाई कर रहे हैं, और तो उस टाइम पर रेफ यूज करेंगे। बट आउट कब यूज करेंगे, जब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आउटपुट हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि फंक्शन की तरफ से आए, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट यू दैट टू रिमेंबर इज व्हेन यू वांट टू मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम द फंक्शन देन यू नीड टू यूज द रेफरेंस एंड आउट पैरामीटर्स इन सिस्टम। You need to use the ref parameter when you want to pass the some value to function and you expect the values to be modified and updated by the function and give you back। समझ में आया, वही मैंने आपको बताया। with the out parameter we are only expect the output from the method, we don't want to give any input, so we need to use the out parameter when we don't want to pass any value to function and we expect the function should be must and update the variable and return the value, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के यूसेज और डेफिनेशन, तो आपको ये करके जाना है और आपको कोड भी देखना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं हमारे 22, राइट द कोड और एब्स्ट्रैक्शन एंड एक्सप्लेन द रियल टाइम एक्सप्लेनेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है हमारा, देखो आपको इंटरफेस पता होगा कि फुल एब्स्ट्रैक्शन है, बट हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड ओनली एक्सपोजिंग द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो एब्स्ट्रैक्शन हमारा जो इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड करता है और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाता है। बस जैसे कि एटीएम मशीन हो, तो एटीएम मशीन में आप कैश निकालने जाते हो तो आपको सिर्फ इतना फीचर दिखाएगा कि आपको कैश कितना निकालना है और सेविंग अकाउंट से निकालना है, करंट अकाउंट से निकालना है, बट कैसे निकालेगा वो अंदर का प्रोसेस आपको पता नहीं रहता। तो वो प्रोसेस क्या रहती है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस रहती है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे आपने किताबें देखी होगी या कुछ भी आपने पढ़ने का ट्राई किया हो तो आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन मिलता है, थोड़ा सा समरी मिलता है कि अंदर पुस्तक के अंदर क्या है। तो वैसे ही हमारा एब्स्ट्रैक्शन है जो हमें बताता है कि फंक्शनलिटी क्या है और इम्प्लीमेंटेशन हाइड करता है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट किया है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का कीवर्ड हमेशा याद रखना है कि हम एब्स्ट्रैक्शन क्लास और एब्स्ट्रैक्शन मेथड में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे बाहर एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा है और जो अंदर है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो आपको पूछ सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना होगा कि जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ यूज करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करते हैं तो उसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंप्लीट क्लास, इनकम्प्लीट क्लास, मतलब इनकम्प्लीट मेथड और कंप्लीट मेथड रहती है। जैसे कि आप एक डिफाइन करके दिया है एब्स्ट्रैक्ट वाइड विड्रॉ और वाइड चेक बैलेंस करके दिया है, तो कॉन्क्रीट मेथड है, मतलब ये इनकम्प्लीट क्लास हुई ना, क्योंकि ये फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे जितने मेथड है वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब जिसने सारे डिफाइन नहीं किए या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया नीचे क्लास में, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है कुछ मेथड का, तो वो मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हम एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हम डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम इंस्टेंस नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट मेथड भी रहती है, तो इसकी वजह से हम उसका क्लास का मतलब इंस्टेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था वो एसबीआई के अंदर हमने इनहेरिट किया है। तो इनहेरिट करने के टाइम पे जैसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर सकते हैं, तो जो भी हमने जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन की है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करने के बाद हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमारे नीचे के क्लासेस के जो भी हमारे क्लास चाइल्ड क्लासेस है। तो चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट करने के टाइम हमेशा याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंप्लीमेंट करते समय हम ओवरराइड कीवर्ड यूज करते हैं। तो जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास किया यूज यहाँ पे ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज किया है, तो एब्स्ट्रैक्ट की जगह पे हमें सिर्फ ओवरराइड ऐड करके देना है और इसको बॉडी दे देनी है, बाकी तो सेम ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एप्लाइड कीवर्ड हमें यूज करना है। तो आपको बताया जाएगा
कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी इम्प्लीमेंट करने टाइम आपको राइट कीवर्ड यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉल किया है चेक बैलेंस को बैंक का ऑब्जेक्ट यूज करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे याद रखना है कि आपने बैंक का इंस्टेंस नहीं बनाया, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका इंस्टेंस नहीं बनाया, आपने इंस्टेंस बनाया किसका, एसबीआई का, ठीक है। तो आपने सिर्फ बैंक का जो रेफरेंस है वो दिया है, बट आपने क्रिएट किया है ऑब्जेक्ट एसबीआई का, ठीक है। तो रेफरेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंस्टेंस ऑफ सब क्लास, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपने सिर्फ रेफरेंस दिया है और इंस्टेंस बनाया आपने सब क्लास का। तो हम डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस नहीं बना सकते। तो उसके बाद हमने बैंक ऑफ चेक बैलेंस किया, पहले बैलेंस चेक किया और फिर बैंक डॉट विड्रॉ करके हमने जो राइट किया था वो कॉल किया, बस खत्म, इतना ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आपको डिटेल में क्रॉस क्वेश्चन देख लेने हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कोड है आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। तो यूजर इंटरेक्ट विद सिंपल इंटरफेस विड्रॉ check balance internal detail like are hidden we are added to another bank we just need to sub class। अगर हम अलग बैंक ऐड करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर एसबीआई हम एचडीएफसी ऐड करने तो हम नीचे क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे एचडीएफसी और इनेट करेंगे बैंक के साथ और विड्रॉ करेंगे, बस फंक्शनलिटी तो सेम ही है। नहीं, तो देखो जहाँ पे हमें सिर्फ देखो हमें एटीएम मशीन में जा रहे हैं, हम एटीएम मशीन में हम बैलेंस चेक करें तो हमें यूआई पे तो मिल ही जा रहा है ना चेक बैलेंस वाला, बट विड्रॉ वगैरह हमें तो दिख नहीं रहा है विड्रॉल। तो वो इस टाइप का जो एग्जांपल रहता है ना उस केसेस में हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हाइड करना है कुछ शो करना है तो उस टाइम पे हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एडिंग देखो, यहाँ पे एचडीएफसी ऐड किया और सिंपल एचडीएफसी का एक कॉल किया, तो ये सारा सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे हम एचडीएफसी के टाइम पे और अदर बैंकर्स का जैसे भी क्लास बनाएंगे उस टाइम पे। तो ये कैसा है, मॉड्यूलर हो जाता है हमारा कोड और सिंपल हो जाता है समझाने में भी, ठीक है। राइट अ कोड फॉर इंटरफेस एंड एक्सप्लेन विद द रियल टाइम एक्सप्लेनेशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको इंटरफेस का जो डेफिनेशन आपको बता दिया है कि इंटरफेस इज अ फुल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फुल एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंस्ट्रक्शन इंटरफेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहता है, उसको ना पब्लिक प्राइवेट कुछ डिक्लेयर नहीं किया होता है। देखो यहाँ पे जैसे डिफाइन किया है यहाँ पे मेथड्स, यहाँ पे कुछ डिक्लेयर नहीं किया कि कुछ प्राइवेट वाइट नहीं, उसको डिक्लेयर किया अगर करोगे भी तो वो एरर देगा, ठीक है। तो उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि टीवी रिमोट लाइक इंटरफेस एंड इट हैज बटन पावर ऑन वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन वेदर सैमसंग सोनी टीवी एलजी रिमोट मस्ट बी सेम बेसिक कंट्रोल एंड द implementation behind the buttons can different per brand but interface remain the same, ठीक है। तो ये है। और कब यूज कर सकते हैं कि when the different classes share the common behavior but with the different logic when you want to decouple your code like dependency injection testing and plugin system। तो हम कब यूज कर सकते हैं हमारी इंटरफेस, जब हम कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जब हमारा कोड मॉड्यूलर हो या डिकपल करना चाह रहे हो कोड को तब हम इंटरफेस यूज करेंगे, और या तब यूज करेंगे या जब हम कोड में जब कुछ मॉड्यूलर फंक्शनलिटी कुछ ऐड कर रहे हैं हम एक्सटर्नल और हम उसको मॉड्यूलर बनाना चाहते हैं या डिकपल करना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे वही एग्जांपल हम बार बार लेके आएंगे क्योंकि वो डिकपल ही हमारा मेन टॉपिक है। जो हमारा जो टाइट कपलिंग वाला आपने पढ़ा होगा, टाइट कपलिंग लूज कपलिंग वाला। तो लूज कपलिंग में हमेशा मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो भी हम चेंज करते हैं कुछ करंट फंक्शनलिटी में वो हमारी फंक्शनलिटी अदर फंक्शनलिटी पे अफेक्ट ना करे, तो उस कंडीशन में हम इंटरफेस बना सकते हैं। या मल्टीपल इनहेरिटेंस जब मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है तब हम मल्टीपल हम यूज कर सकते हैं हमारा इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कोड कैसे बना हुआ है ऐसा करके, पावर ऑन वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ये तो कॉमन फंक्शनलिटी है सबके लिए, आपको पता होगा कि सारे में बटन रहेगा कि पावर ऑन का बटन रहता है, वॉल्यूम अप का वॉल्यूम डाउन का रहता है, टीवी कौन सी भी रहो ये कॉमन फंक्शनलिटी रहती है, ये रहती है। तो ये कॉमन फंक्शनलिटी हमने सैमसंग टीवी के अंदर ले ली, हमने और सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट किया है। देखो यहाँ पे ऊपर आई रिमोट कंट्रोल किया है, वहाँ पे जो जैसी सारी कॉमन फंक्शनलिटी वो हमने लिख के ले ली है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी हो अलग अलग हो, सैमसंग टीवी इज ऑन उसके अंदर ओनिडा हो या सोनी हो सोनी टीवी इज ऑन, लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। तो इसका यूजेस भी हम जैसे कॉमन बिहेवियर के लिए, जैसे कॉमन बिहेवियर होता है तो उसके लिए हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कोड और वैसे ही कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या है और उसके कोड क्या है, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग उसको हम कंपाइल टाइम भी बोलेंगे और मेथड ओवरराइडिंग हम उसको रन टाइम भी बोलेंगे, ठीक है। तो और देखो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम मेथड नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब उसका जो मेथड का नेम रहेगा सेम रहेगा बट पैरामीटर अलग अलग रहेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रिंटर हुआ हमारा, प्रिंटर क्या कर सकता है, एक तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करेगा या डॉक्यूमेंट विद नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करेगा या डॉक्यूमेंट विद फॉर्मेट प्रिंट करेगा, बट पैरामीटर्स तो अलग अलग पास कर रहे हैं, बट मेथड तो एक ही रहेगी डॉक्यूमेंट, तो वो या प्रिंट कुछ भी हो मेथड एक ही रहेंगे बट अलग अलग हम पैरामीटर पास करें। तो ये क्या हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग हो गया। तो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग आप एग्जांपल देख सकते हो कि प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट, स्ट्रिंग और एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग या स्ट्रिंग
यहाँ पे कुछ भी कितने भी पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग या फ्लोट या इन स्ट्रिंग फ्लोट, कुछ भी कौन से भी टाइप के पैरामीटर हो, बस आपका याद रखना है कि आपका नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। और रिटर्न टाइप भी अलग अलग हुए ना, तब भी वो मेथडोलॉजी में कंसिडर होगा, तो आपको कंफ्यूज करेगा इंटरव्यूअर हमेशा। आपको क्या करेगा, वो पब्लिक इंट करेगा, पब्लिक वाइड करेगा या पब्लिक स्ट्रिंग करेगा रिटर्न टाइप, और पैरामीटर्स भी अलग अलग देगा और बोलेगा मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है क्या ये, हाँ है। आपको सिर्फ देखना है कि नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग हमारा हो गया जब हमारा सेम नेम विथ सेम पैरामीटर पास होता है, तो हम उसको बोलेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। बट मेथड ओवरराइडिंग का जो कंसेप्ट है हमारा, वो पेरेंट और चाइल्ड के बीच होता है, ठीक है। बट मेथड ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर ही हमारा बनता है, ठीक है। तो और हमारा मेथड ओवरराइडिंग मैंने बोला पेरेंट के चाइल्ड के अंदर होता है। पेरेंट के अंदर हमने एक मेथड बनाई, उसको वर्चुअल कीवर्ड बना दिया, और हमारे चाइल्ड के अंदर हमने उसको वो ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। बेस क्लास एज अ वर्चुअल की मेथड एंड द चाइल्ड क्लास ओवरराइड इज टू बिहेवियर इज रियल लाइफ एनालॉजी बोले तो डिफरेंट बैंक ऑफर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, द बैंक डिफाइंस गेट इंटरेस्ट रेट, एसबीआई एचडीएफसी ओवरराइड इट्स देयर ओन लॉजिक, ठीक है। देखते हैं हम आगे उसमें। देखो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट हो गया। देखो हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास को वर्चुअल कीवर्ड डिफाइन करके दिया है गेट इंटरेस्ट रेट। बट एसबीआई और एचडीएफसी में हमने सेम मेथड डिक्लेयर किया है, तो उसमें देख सकते हो कुछ डिफरेंस नहीं है रिटर्न टाइप में और पैरामीटर्स में। उसमें भी पैरामीटर्स भेजे नहीं, नीचे वाले में पैरामीटर्स भेजे नहीं, बट कीवर्ड का जो क्या डिफरेंस है वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड का डिफरेंट है, ठीक है। तो इंटरफेस में भी हम ओवरराइड ही करते हैं और इसमें भी ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा पेरेंट क्लास है उसको वर्चुअल कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। तो ये जब भी कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो एसबीआई का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर एचडीएफसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। हम डायरेक्टली बैंक का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। अ, तो यहाँ पे डायरेक्टली मतलब एक तो बैंक, सारे बैंक्स के सारे सारे इंटरेस्ट रहते हैं और उसके सारे अलग अलग इंटरेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो हमने गेट इंटरेस्ट रेट कॉल किया एसबीआई का और एचडीएफसी का, ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट रेट हमें मिल गया। बट समझ लो अगर एक मेथड बना रहे हैं हम अलग से कुछ, और उसका कुछ इंटरेस्ट रेट ना हो या कुछ अलग ही हो, या हमें सिर्फ कॉमन रेट अप्लाई करना है, तो हम उस टाइम पे हम डायरेक्टली बैंक का इंस्टेंस बनाएंगे, उसको डायरेक्टली कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जो चाइल्ड क्लास के जो मेथड्स है उसको ओवरराइड कर रहे हैं हमारे पेरेंट क्लास के साथ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए ओवरराइडिंग कंसेप्ट, ठीक है। राइट अ कोड ऑफ असिंक्रोनस मेथड एंड वाई यूज असिंक्रोनस, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इन सिंक्रोनस कोड long running tasks like input output API calls DB access block the thread and this can be freeze your UI and delay other tasks, ठीक है। समझ लो यहाँ पे असिंक्रोनस की जरूरत क्या होती है हमें। असिंक्रोनस क्या हुआ हमारा कि हम पैरेलली बहुत सारे थ्रेड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब समझ लो थ्रेड्स नहीं, सॉरी, और समझ लो हमारे पास एक कोड है और हमारे पास चार मेथड्स है समझ लो, या एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो। तो हम एडिशन कर रहे हैं और उसको एडिशन को परफॉर्म करने में बहुत सारा टाइम लग रहा है, बट मल्टीपल डिवीजन सब्सट्रैक्शन बहुत कम टाइम में हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट तो कॉल करेगा, लाइन टू लाइन कोड हमारा कॉल होता है, आपको पता है शीर्षक में। तो फर्स्ट लाइन पे हमारा एडिशन वाला होगा, तो एडिशन वाला जब होगा तो वो लेगा 10 सेकेंड, ठीक है। और दूसरा वाला लेगा 5-2 सेकेंड, ऐसा कुछ लेगा। तो फर्स्ट वाले जो हमारा मेथड उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो सिंक्रोनस में क्या करता है कि जब तक वो एडिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जाएगा, ठीक है। बट हम असिंक्रोनस यूज करेंगे तो क्या होगा, तो वेट नहीं करेगा कि एडिशन कुछ रिस्पॉन्स दे, वो डायरेक्टली नीचे वाले फंक्शंस पे जाएगा, उसका रिस्पॉन्स लेगा, बाद में वो लौट के हमारे एडिशन के पास आएगा, उसका रिस्पॉन्स रेडी होगा, तब हमारा वो आउटपुट आ जाएगा। तो उसमें क्या फायदा हो रहा है कि हमारा टाइम बच रहा है और हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए हम असिंक्रोनस मेथड्स यूज करते हैं। एंड ठीक है, तो असिंक्रोनस यूज करने के बाद हमें तीन कीवर्ड्स की याद रखने की, असिंक, अवेट एंड टास्क हम यूज करते हैं जब भी हम असिंक्रोनस के साथ हम डील करते हैं, ठीक है। तो पहले हम सॉल्यूशन जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। asynchronous method allows this operation to run in background, freeing up the main thread to continue execution. This improves the performance, responsiveness and scalability. वही मैंने जो आपको बताया, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है कि ऑर्डरिंग पिज्जा, आप एक पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो एंड यू, जब आप पिज्जा ऑर्डर करें तो पिज्जा ऑर्डर होने के बाद वो तो कुक हो रहा है उधर, बट आप आपका काम कर सकते हो, ठीक है। बट जब कुक होके आ जाए, तो रेडी हो जाए, तो यू कैन ईट, मतलब आपका ऑर्डर तो मिल गया बट आप खा सकते हो ना। तो ये हो गया हमारा असिंक्रोनस का एक एग्जांपल। बट असिंक केवल यूज करते हैं हम, असिंक यूज करें मतलब ये बता रहा है कि हमारा जो मेथड है वो असिंक्रोनस है, ठीक है। अवेट यूज करें मतलब
दिस टेल्स द प्रोग्राम टू पॉज हियर एंड कम बैक लेटर आफ्टर द टास्क कंप्लीट्स। ठीक है, तो अवेट यूज कर रहे हैं, तो अवेट क्या करेगा, ये बोल रहा है कि आप 3 सेकंड बाद आओ फिर से, तब तक मैं आपका ऑर्डर रेडी करके रखता हूँ। ठीक है, फिर कोड 3 सेकंड के बाद फिर से आएगा उधर और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद लेके जाएगा। ठीक है, तब तक वो दूसरे ऑर्डर सर्व करेगा जो 2 सेकंड, 1 सेकंड या 0 सेकंड का जो भी ऑर्डर है वो सर्व करेगा, फिर उसके बाद 3 सेकंड पे आएगा ताकि उसका टाइम कम लगे और तीनों ऑर्डर एक टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ठीक है, टास्क टू रिप्रेजेंट द फ्यूचर रिजल्ट, रिजल्ट टास्क से रिजल्ट फ्यूचर रिजल्ट के लिए हमारा टास्क एक होता है। तो ये हमारा बेसिकली हमारा इम्प्रूव एग्जाम कोड इम्प्रूव होने के लिए यूज होता है। ठीक है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग की यूज होती है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, बट ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बॉक्सिंग हमेशा जब भी हमारा वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट करना हो, कुछ भी डेटा हमारा वैल्यू टाइप टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो वो हो गया हमारा बॉक्सिंग प्रोसेस। एंड अनबॉक्सिंग प्रोसेस जब भी हो, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट से वैल्यू टाइप में बैक करना है हमें, जब जो भी ऑब्जेक्ट से हमें फिर से हमें लगे तो देखो, जैसे बॉक्सिंग में हमने इंट से कन्वर्ट, इंट को हमने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में, अनबॉक्सिंग में हम ऑब्जेक्ट से लेंगे फिर से वो इन डेटा। ठीक है, फिर से यू कैन मतलब कास्ट करके हमें लेना पड़ता है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का डिफरेंस, यहाँ पे हमने 42 वैल्यू ले लिया और 42 को हमने एक ऑब्जेक्ट में असाइन कर दिया, मतलब ये हमने कर दिया बॉक्सिंग, और अनबॉक्स करने के टाइम हमने कास्ट करके इंट में वो वापस से ले लिया। ठीक है, तो वो हमारा बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग हो गया। रिपोजिटरी पैटर्न, देखो ये जो डिजाइन पैटर्न है ये हमारा नॉन गो पैटर्न है, जो गैंग ऑफ 4 पैटर्न हमने देखा होगा डिजाइन पैटर्न्स में ज्यादा तो ये नॉन गॉफ है, मतलब ये नॉन गॉफ पैटर्न है, गैंग ऑफ 4 पैटर्न नहीं है, ये अलग पैटर्न है। ठीक है, तो रिपोजिटरी पैटर्न हमारा क्या करता है, रिपोजिटरी पैटर्न इज अ डिजाइन पैटर्न यूज टू मैनेज द डेटा एसेस लॉजिक एंड बिजनेस लॉजिक सेपरेटली। तो हमारा एसेस लॉजिक और बिजनेस लॉजिक को अलग अलग रखता है। ठीक है, प्रोवाइड द क्लियर आर्किटेक्चर एंड मेक्स द यूनिट टेस्टिंग इजियर एंड सेंट्रलाइज डेटा लॉजिक। तो जो भी डेटाबेस वाला लॉजिक है ना वो अलग ही रखता है, तो हम डायरेक्टली उसका जो इंस्टेंस बना के डायरेक्टली रिपोजिटरी जो भी डेटाबेस का लॉजिक डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रलाइज हो गया है कि हम डेटाबेस अलग ही रखें और हमारा जो बिजनेस लॉजिक हमारा कोड है वो अलग रखें मेन। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें एक मिडल मैन मिल जाएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, थिंक ऑफ रिपोजिटरी एज मिडल मैन बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड योर डेटाबेस। इंस्टेड ऑफ एसेसिंग योर डेटाबेस डायरेक्टली इन योर कोड, यू गो थ्रू द रिपोजिटरी। ठीक है, डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं करना होगा, हमें एक मिडलवेयर थ्रू जाना होगा और फिर वो मिडलवेयर हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो मिडलवेयर क्या होगा, हमारा रिपोजिटरी हो जाएगा। तो उसका फायदा क्या होगा, यू कीप योर कोड क्लीन एंड मेंटेनेबल, you can swap the database mock data easily for testing, you follow the single responsibility principle। देखो इसके फायदे हमारे क्या है कि हम मल्टीपल डेटाबेसेस यूज कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल एनवायरनमेंट यूज कर सकते हैं, टेजिंग टेस्ट एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एज ए मल्टीपल एनवायरनमेंट हम यूज कर सकते हैं, डेटाबेस हम स्विच कर सकते हैं इजीली। कब, जब हमारा जो रिपोजिटरी पैटर्न सही से बना हो। हम रिपोजिटरी पैटर्न नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि हमें हर जगह हार्ड कोडेड वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, हार्ड कोडेड चेंज करना पड़ेगा, हमें हर कोड में देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस कहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा डेटाबेस कहाँ पे यूज हुआ है, तो मॉडिफिकेशन बहुत जगह पे होगा। तो अभी ये रिपोजिटरी पैटर्न बनाएंगे, रिपोजिटरी अलग से बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमें पता है कि डेटाबेस का सारा लॉजिक यहाँ पे लिखा है और हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं हमारे कोड थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला एंटिटी बना है कि आईडी नेम एंड प्राइस, यहाँ पे इंटरफेस बना है आई रिपोजिटरी वाला, ये बताता है कि हमारे इसमें क्या क्या हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, गेट ऑल करना है, गेट बाय आईडी करना है, सारे कलर ऑपरेशंस हमें यहाँ पे डिफाइन करके देने हैं। ये तो डिफाइन हो चुके हैं, और अभी डिफाइन करने के बाद हमें एक रिपोजिटरी का एक रिपोजिटरी क्लास बनाना है, और क्लास में हमारे सामने सारे इंप्लीमेंटेशन हमें जो डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एक कंटेक्स्ट बनाया है डेटाबेस का, यहाँ पे हम डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद वो सारे चेंजेस से ऐड अपडेट डिलीट जो भी हम डेटा एप्लीकेशन से ले रहे हैं वो सारे हम रिपोजिटरी क्लास में बनाएंगे, जो हम डेटाबेस से जो फेच करने का जो ऑपरेशन लिखते हैं वो हम रिपोजिटरी क्लास के अंदर बनाएंगे। ठीक है, ये सिंपल हमारा इंटरफेस और इंप्लीमेंटेशन टाइप का हो गया, बट उसको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिजाइन अलग अलग है, बट कोड तो एक ही है। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंटेक्स्ट, यहाँ डेटाबेस का कंटेक्स्ट ऐसे बना सकते हैं हम, अलग अलग डेटाबेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस क्लास यूज किया है, तो प्रोडक्ट सर्विस क्लास क्या करती है, प्रोडक्ट क्लास सर्विस जो भी हमारी सर्विस है वो क्या करेगा, हमारे रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करेगा, और रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद जिसको वो सर्विस को क्या जरूरत है कि वो क्रिएट प्रोडक्ट करने के बाद वो कॉल करेगा रिपोजिटरी को ऐड वाले इसको। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस में यहाँ पे हमने सारे इंप्लीमेंटेशन बना दिए, वेब ऑब्जेक्ट बना के हमने डायरेक्टली वो जो हमारा इंप्लीमेंटेशन हुआ है डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉल करेंगे, और हमें गेट ऑल एम्प्लॉय चाहिए तो हम गेट ऑल वाला कॉल करेंगे रिपोजिटरी पे। तो ये सारा प्रोसेस हमें याद रखना है कि कैसे हमारा रिपोजिटरी पैटर्न वर्क करता है, इतना भी आप बता दोगे ना तो बहुत काफी होगा, तो आपको कोड नहीं पूछेगा, आपको सिंटेक्स वाइज भी आप बता दोगे कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो ये भी काफी होगा कि आपको आईडिया है कि रिपोजिटरी पैटर्न क्या है। ठीक है,
ज्यादातर लोगों को पता है कि सिंगलटन पैटर्न क्या है, तो बट रिपॉजिटरी पैटर्न के रिलेटेड आपको पता नहीं होता। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके, अगर आप सिंगलटन आप बोल रहे हो कि कौन से पैटर्न पे आपने काम किया है, तो ज्यादातर लोग सिंगलटन ही आंसर देते हैं। तो अगर आप रिपॉजिटरी पैटर्न यूज करोगे, आप रिपॉजिटरी पैटर्न का आंसर दोगे, तो उसको पता लगेगा कि आपको सिंगलटन के अलावा भी कुछ पैटर्न का पता है। ठीक है। यूनिट ऑफ वर्क पैटर्न, ये भी हमारे रिपोजिटरी पैटर्न से मिलता पैटर्न है, क्योंकि हम रिपोजिटरी के साथ ही हम ये पैटर्न को यूज करते हैं। The unit of a pattern is of work closely with repository pattern to manage the transaction and coordinate the changes across the multiple repositories. It ensures that when you perform the multiple operations like insert, update, delete, they all succeed or fail together just like transaction. आपने देखा होगा कि SQL में हम ट्रांजेक्शन यूज करते हैं। अगर ट्रांजेक्शन में कुछ एरर आता है या कुछ इशू आता है, तो डायरेक्टली जितना ट्रांजेक्शन हुआ है उसको बैक कर देता है, मतलब इंसर्ट हो या अपडेट हो कुछ भी हो, वो डायरेक्टली बैक कर देता है, वो रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो वैसे ही हमारा यूनिट ऑफ वर्क है, जब तक सारे मेथड्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये छोड़ता नहीं है। अगर एक भी मेथड उसका इनकम्प्लीट रहता है या कुछ एरर आता है, तो वो जितने सारे मेथड्स उसके अंदर बने हुए हैं वो उसको डायरेक्टली रिटर्न कर देगा, मतलब उसका जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट कर देगा। तो वो सक्सीड या तो पूरा सक्सेस हो या तो पूरा फेल हो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ वर्क। देखो, यूनिट ऑफ वर्क कोऑर्डिनेट द मल्टीपल रिपोजिटरी एंड इंश्योर ऑल द ऑपरेशन आर कमिटेड इन वन ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन में सारे ऑपरेशन सक्सेस हो। ऑपरेशन एक भी ऑपरेशन फेल होता है तो वो सारा फेल कर देगा, या सारे सक्सेस होता है तो सारा सक्सेस देगा। तो ठीक है, थिंक ऑफ लाइक प्लेसिंग द मल्टीपल आइटम्स इन योर शॉपिंग कार्ट, इज चेक आउट वंस एदर एवरीथिंग इज परचेस और नथिंग इज, सो नो हाफ ऑर्डर्स। ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क का इंटरफेस बनाया। ठीक है। और इंटरफेस बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन दिया, इम्प्लीमेंट किया। ये जो उसका डेफिनेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन है, सेम प्रोसेस रिपोजिटरी जैसे, बट इसमें हमने रिपोजिटरी का यूज भी करना है। ठीक है। देखो यहाँ पे रिपोजिटरी का यूज किया, रिपोजिटरी का कॉल किया हमने, रिपोजिटरी वाले इसको। और ठीक है, एप्लीकेशन डीबी का कंटेक्स्ट यूज किया, यूनिट ऑफ वर्क कॉल किया। देखो, इनकम्प्लीट, ठीक है, और डिस्पोज। डिस्पोज हमारा यूज होता है, आपको पता है। ठीक है। जब भी हमारा अनमैनेज कोड रहता है उसको साफ करने का काम डिस्पोज करता है, उसको फोर्सफुली हम यूज कर सकते हैं। देखो, कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस यहाँ पे यूज किया है। कंटेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस मतलब जो भी हमारा चेंजेस है उसको ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद वो सेव चेंजेस हो गया, कंप्लीट देगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्विस यूज की है हमने। यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क हमने कॉल किया जो हमने बनाया है। और यहाँ पे जब भी हम न्यू मेथड क्रिएट कर रहे हैं, तो न्यू मेथड में हम यूनिट ऑफ वर्क का हम डायरेक्टली कॉल करें, तब हम क्या करते हैं, हम रिपोजिटरी कॉल कर रहे थे, बट हम रिपोजिटरी यूज करेंगे हमारा यूनिट ऑफ वर्क के जो क्लास है उसमें, और वो क्लास की यूज करेंगे हम सर्विस में। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। जब तक हमारा ऐड होगा तो ठीक है, यूनिट ऑफ कट कंप्लीट हो गया, ऑल चेंजेस विल बी सेव्ड टुगेदर, ऐड हो गया, कंप्लीट हो गया, डन। ठीक है। ग्रुप ऑपरेशन इनटू वन ट्रांजेक्शन कीप बिजनेस लॉजिकली एंड फोकस मेक्स टेस्टिंग मोर इजी एंड सेंट्रलाइज कमिट एंड लॉजिक। ठीक है। अभी यहाँ पे 29th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड नॉन जेनरिक कलेक्शन विद द कोड एग्जांपल। तो अब जेनरिक और नॉन जेनरिक में डिफरेंस क्या है? कलेक्शंस का टॉपिक है, और ज्यादातर लोग इसको अवॉइड करते हैं कि जेनरिक और नॉन जेनरिक क्या, बट हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो जेनरिक कलेक्शन हमेशा टाइप सेप रहता है। टाइप सेप मतलब अगर वो जेनरिक कलेक्शन इंट के साथ काम करेगा तो इंट के साथ ही काम करेगा, और स्ट्रिंग के साथ काम करेगा तो स्ट्रिंग के साथ ही काम करेगा, दोनों के साथ काम नहीं कर सकता। तो ये हमारा टाइप सेप हो गया, और नॉन जेनरिक हमारा नॉन टाइप सेप हो गया। तो ये स्ट्रिंग यूज करेगा, इंट यूज करेगा, एक साथ सब कुछ यूज कर सकता है। ठीक है। और फास्टर फास्टर रहता है, इसका जो परफॉर्मेंस है ये फास्टर रहता है जनरिक कलेक्शन का, क्योंकि अनबॉक्सिंग और बॉक्सिंग नहीं होती। मैंने अभी अनबॉक्सिंग और बॉक्सिंग बताया आपको प्रीवियसली क्या होता है। तो अगर टाइप सेप रहता है तो इंट का यूज करेंगे, इंट ही यूज करेंगे उसमें, स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे तो एरर भी नहीं आएंगे फ्यूचर में, क्योंकि इंट यूज करेंगे, और उसके कास्टिंग की जरूरत नहीं होगी खास करके, क्योंकि हमें पता है कि उसमें इंट ही आएगा। ठीक है। बहुत डांट जरिक में हम स्ट्रिंग भी हम पास करें तो इसमें एरर के चांसेस ज्यादा होए, क्योंकि अनबॉक्सिंग बॉक्सिंग की जरूरत होती है। अगर इंट है, स्ट्रिंग है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यूजर्स के हिसाब से, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो इसमें एनी टाइप ऑफ टी लेस सिक्योर कास्टिंग वही हो गया, उसके नेम्स पे अलग अलग है। इसके जनरिक कलेक्शंस डॉट जनरिक के यूज करते हैं हम, डाइस सिस्टम डॉट कलेक्शन यूज करते हैं नेम्स पे। तो ये स्मॉल डिफरेंस है, तो आपको करके जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन जनरिक कलेक्शन हमारा अरे लिस्ट हो गया, तो इसमें अरे लिस्ट में हमने हेलो पास किया तो एरर नहीं देगा, क्योंकि हमारा अरे लिस्ट क्या है, नॉन जनरिक कलेक्शन है। तो उसमें हम फ्लोट भी पास कर रहे हैं, हम इंट भी पास कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं। ठीक है। और हम जब फॉर ईच करेंगे तो ये सारा आउटपुट देगा, बट यहाँ पे एरर क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, कि हमारे पास फ्लोट भी है और हमारे पास स्ट्रिंग भी है, बट जब हम कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा तब इशू देगा, क्योंकि हमें कास्टिंग की जरूरत होगी वहां पे। ठीक है ना। तो देखो, mixing different types of cause a runtime error might be accept all integer but get the string you causing the expression during the casting. आप एक्सपेक्ट करो कि आपको इन डेटा मिले,
बट आपको थोड़ी ना पता है कि आपके जो अरे लिस्ट के अंदर है वो हमारा नॉन जेनरिक कलेक्शन है और उसके अंदर हम स्ट्रिंग और बुलियन भी पास कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उसमें कास्टिंग की जरूरत होगी आपको। चलो, जेनरिक कलेक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ इन टाइप का रिकॉर्ड ही पास करे। यहाँ पे नंबर डॉट हेलो पास करोगे तो कंपाइल टाइम एरर देगा कि ये इसमें हेलो आप स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, आप इंट ही पास करो, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट इंट बनाया है रिटर्न टाइप में, यहाँ पे देखो इंट ही डिक्लेयर करके दिया है, तो इंट ही आपका इनपुट होना चाहिए। आप स्ट्रिंग अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली इंटीजर कैन अलाउ टाइप सेव नो टाइप ऑफ कास्टिंग बेटर परफॉर्मेंस। देखो लास्ट क्वेश्चन है मल्टी थ्रेडिंग, प्रिंट इवन एंड ऑड यूजिंग टू थ्रेड्स। देखो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत लंबा हो गया यार। मतलब मैं छोटा बनाना चाहता हूँ बट वीडियो मेरा लंबा ही हो जाता है क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही ज़्यादा हो जाती है और मैं टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता क्योंकि इतना कुछ रहता है बोलने के लिए और इतने कम टाइम में नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हम वीडियो लेके आते रहे। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग कब होते हैं हमारी, जब भी मल्टीपल प्रोसेस और मल्टीपल टास्क हमारे रन होता है मल्टी प्रोसेस मल्टी थ्रेडिंग होगी। तो हमें क्रॉस क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है कि टास्क क्या है, प्रोसेस क्या है, थ्रेड क्या है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग आपको बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग क्या है, और मल्टी थ्रेडिंग में हम ऐड दो थ्रेड कैसे रन कर सकते हैं एट वन टाइम। तो मल्टी थ्रेडिंग आपको बनाने हैं कि मल्टी थ्रेडिंग ये मल्टीपल थ्रेड्स रन करता है, उसमें मतलब टॉपिक में ही आंसर है। मल्टीपल थ्रेड मतलब मल्टीपल थ्रेड रन करता है, थ्रेड रन करता है तो उसके अंदर मल्टीपल टास्क रन करता है। जैसे कि हम मोबाइल पे एट ए वन टाइम हम व्हाट्सअप पे चला सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, या मल्टीपल टैब ओपन करके भी कुछ ना कुछ खेल सकते हैं या कुछ चला सकते हैं। तो हमारी मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस होगी। तो मल्टीपल प्रोसेस एट वन टाइम हम रन कर रहे हैं ना, तो हमारी मल्टी थ्रेडिंग हो गई। तो देखो यहाँ पे दो थ्रेड रन हो रहे हैं और यहाँ पे दो थ्रेड रन करने हैं, और थ्रेड रन करना है ऐसे ही कि ओवरलैप ना हो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट ऑड और प्रिंट इवन करके दो मेथड बनाई है। ठीक है, दो मेथड, एक तो एक ऑड डिस्प्ले करेगा और एक इवन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, बट इसमें देखो कि यहाँ पे हमने वन से स्टार्ट किया है, तो वन से स्टार्ट किया तो वो नंबर कब तक जाएगा, 10 तक जाएगा मैक्स तक, और 10 तक नंबर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रन हो जाए। और इसमें मैटर ये है कि हमारा ओवरलैप और स्किप ना हो, कोई नंबर स्किप ना हो। तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम एक तो हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे इवेंट, सॉरी इवेंट और प्रिंटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम थ्रेड्स रन करेंगे, प्रिंट और प्रिंट इवन ऐड करेंगे। और उसमें ये कैसे, ये एक टाइप का हमारा डेलीगेट हो गया। डेलीगेट में हमने जैसे कॉल करें ना वैसे ही हमें यहाँ पे कॉल करना है, बट डेलीगेट अलग कंसेप्ट होगी, थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग अलग कंसेप्ट होगी। तो हमें वो थ्रेड स्टार्ट करने हैं, स्टेट स्टार्ट करने के हमें ज्वाइन करना है। तो ऐसे ही हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग में। तो हो गया हमारा वो लैप ना हो, और जैसे कि हमारा जब तक ऑड हमारा आ नहीं जाता तब तक इवन वाला रन नहीं होगा, इवन वाला रन हुआ तो इवन वाला स्टार्ट, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 आप देख सकते हो जैसे कि कॉल कर रहा है वैसे कॉल हो रहा है। तो जब तक हमारा डेटा चेन तक नहीं पहुंचता वैसे ही आउटपुट देता रहेगा, नंबर एडिशन होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रिंट ऑड क्या कर रहा है, वेट्स व्हेन द नंबर इज इवन, वेट्स व्हेन द नंबर इज ऑड, दे आर यूज मॉनिटर डॉट वेट मॉनिटर डॉट पल्स टू कोऑर्डिनेट द टर्न्स लॉक इंश्योर थ्रेड सेफ्टी। थ्रेड सेफ्टी का कंसेप्ट यहाँ पे भी आ रहा है। देखो अब थ्रेड सेफ्टी का कंसेप्ट हमने डिपेंडेंसी सॉरी सिंगलटन में भी देखा था कि हमारे मल्टीपल थ्रेड्स उसमें भी आ रहे थे कि मल्टीपल जो यूजर्स एट ए टाइम वन टाइम पे हिट कर रहे, तो तब इसे हम मैनेज करेंगे सिंगलटन में। तो वैसा ही हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा आज का टॉपिक होता है इधर ही खत्म। चलो टेक केयर, बाय।